सबसे पहली बात ये है कि आज हम लोग आदिवासी प्रश्न के बारे में कुछ सोचने के लिए, कुछ जानने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं खासकर जो नए बच्चे हैं उनसे मैं मुखातब होना चाहूँगा। मेरा संबोधन उनकी तरफ है। अंग्रेजी लिटरेचर के एक बड़े नाम हैं एडवर्ड सईद। क्या नाम है उनका बताइए? एडवर्ड सईद। हम लोग भी जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते थे तो उस ज़माने में नहीं सुने। दिल्ली गए, जेएनयू में पढ़े तो एडवर्ड सईद के बारे में जाने। एडवर्ड सईद फिलिस्तीन के रहने वाले हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले 1978-79 में उनकी एक पुस्तक आई थी। उस किताब का नाम है ओरिएंटलिज्म। क्या नाम है किताब का? ओरिएंटलिज्म। ये किताब न सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर बल्कि सोशल साइंस और हिस्ट्री को भी देखने के लिए हमको एक दूरबीन, एक चश्मा देता है। किताब आपको आसानी से मिल जाएगी पढ़ने के लिए। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, 400 या 500 रुपये होगी। अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं या समय नहीं है या कभी और पढ़ना चाहते हैं तो उनका एक छोटा सा इंटरव्यू है, यूट्यूब पे है। उसमें वो एक बहुत ही दिलचस्प बात कह रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि इस मजलिस में यहाँ पे बैठे हुए कोई भी इंसान को वो बात समझने में कोई परेशानी होनी चाहिए। जब उनसे इंटरव्यू किया जा रहा है तो एडवर्ड सईद, प्रोफेसर एडवर्ड सईद कह रहे हैं कि एक देश है जिसका नाम है इजिप्ट। हम लोग हिंदी या उर्दू में उसको कहते हैं मिस्र, कहते हैं ना। वहां पे नेपोलियन जो हैं वो 1798 में वहां हमला करते हैं। कहाँ हमला करते हैं? इजिप्ट में। और नेपोलियन कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो एडवर्ड सईद जो बात कह रहे हैं सबको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एडवर्ड सईद कह रहे हैं कि नेपोलियन का जो हमला जो था इजिप्ट के ऊपर वो कई अर्थों में अलग था। तो आप पूछेंगे एडवर्ड सईद साहब से, मान लीजिए यही एडवर्ड सईद है, कैसे अलग हैं सर? पहले भी हमले हुए हैं, पहले भी तो हमले हुए हैं। हाथी, घोड़ा, बारूद, तोप लेके लोग जाते थे, सत्ता बदल देते थे, वहां के राजा वो हो जाते थे। एडवर्ड सईद ने कहा नहीं, वो एक बिल्कुल अलग हमला था पहले के हमले से। उन्होंने कहा कैसे वो हमला अलग था? तो उन्होंने कहा कि नेपोलियन फ्रांस का जब मिस्र जा रहा है तो भाई हमला करने के लिए आपको क्या चाहिए? लाठी चाहिए, भाला चाहिए, बंदूक चाहिए, तोप चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए। लेकिन नेपोलियन की टोली में ये सब लोग थे, कुछ और भी महान लोग थे। कौन थे वो लोग? वो लोग थे इतिहासकार, वो लोग थे भाषा के जानकार, वो लोग थे समाज शास्त्र को पढ़ने वाले, यानी इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, those who are expert in etymology, जो भाषा, साहित्य, इतिहास के जानकार लोग भी नेपोलियन के साथ कहाँ गए? मिस्र गए। किस काम से गए वो? भाई लड़ाई तो सिपाही लड़ेगा, इन लोगों की क्या जरूरत है? वो इसलिए गए थे कि आप
कहीं पर भी अपनी सत्ता लाठी के बल पर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 10 साल तक रख सकती हैं। लेकिन एक बार जब किसी इंसान को आप दिमागी रूप से कमजोर कर देते हैं, गुलाम कर देते हैं, तो आपकी सत्ता हमेशा हमेशा चलती है। तो इजिप्ट में, मिस्र में जब नेपोलियन पहुंचे, उन्होंने सत्ता ही सिर्फ काबिज नहीं की, बल्कि उन्होंने मिस्र के लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की, उनके बारे में इतिहास रचा, उनके लिटरेचर के बारे में बात बताई, और मिस्र के लोगों को बाहर के लोग जाके बता रहे हैं कि सुनो, तुम्हारा इतिहास ये है, तुम्हारी पहचान ये है, तुम्हारी भाषा ये है, तुम ये जानते हो। तो एडवर्ड सईद क्या बतलाना चाहते हैं? एडवर्ड सईद ये बतलाना चाहते हैं कि कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद जो है वो सिर्फ माल लेके भागने की चीज नहीं है, सत्ता पे काबिज होने की चीज नहीं है, बल्कि दिमाग को भी गुलाम बनाने की जरूरत है। तो ये बातें क्यों अहम है? मैं क्यों फ्रांस की बात और मिस्र की बात आदिवासी प्रश्न में मैं कर रहा हूं? क्योंकि आदिवासियों के बारे में चाहे अंग्रेज हों, चाहे आजादी मिलने के बाद हम जैसे लोग हों, गैर आदिवासी, आपके बारे में जो कुछ भी हमने लिखा, उस नेपोलियन की घटना याद रखिए, हमने आपकी तस्वीर जो है अपने मुताबिक बनाई, आपका इतिहास हमने अपने स्वार्थ से लिखा, आपके बारे में ज्ञान हमने इकट्ठा किया, और जब हमने वो ज्ञान इकट्ठा किया तो हमारे दिमाग में आपकी भलाई नहीं थी, मेरा स्वार्थ था। और इसलिए जो किताबें इतिहास में पढ़ाई गई, चाहे अंग्रेजों के दौर में पढ़ाई जा रही हो, चाहे आज भी पढ़ाई जा रही हो, वो आदिवासियों की जिंदगी की बारे में सही बात कम और गलत बात ज्यादा बताती हूं। तो इसका क्या मतलब है? तब आप क्या करेंगे? सुनिए, ये बात बताने के पीछे क्या मकसद है, एडवर्ड सईद क्यों ये बात बता रहे हैं और मैं क्यों दोहरा रहा हूं। एडवर्ड सईद की बातों को ध्यान में रख के एज ए स्टूडेंट आपको सोचना होगा कि अगर हमारे समाज के बारे में गलत जानकारी इकट्ठा की गई है, तो हमारा फर्ज है कि हम किताबों को पढ़ेंगे, हम ज्ञान को अर्जित करेंगे। और ज्ञान सिर्फ लाइब्रेरी में और क्लासरूम में नहीं मिलेगी, ज्ञान बाहर भी है। और जो ज्ञान है सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, खेती करना भी ज्ञान है, और काम करना भी ज्ञान है, आंदोलन में भाग लेना भी ज्ञान है, लोगों से बातचीत करना भी ज्ञान है, अपने दोस्तों के मसाइल को, समस्या को सुनको उसको दूर कराना भी ज्ञान है। तो आपका फर्ज है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारा मकसद नौकरी लेना नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद 200 से 300 साल के अंदर में जो हमारी तस्वीर को बिगाड़ दी गई है, उस तस्वीर को जो बिगाड़े हैं उनकी आलोचना करनी है, सही ज्ञान को अर्जन करना है, सही बात बतलानी है। क्योंकि मानसिक गुलामी जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक राजनीतिक गुलामी के खत्म होने से चीजें खत्म होने वाली नहीं है। तो जो वंचित तबका है, जो आदिवासी है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो मुसलमान है, उनके बारे में जो जानकारियां दी जाती हैं, वो जानकारियां उनके चश्मे से देख के नहीं बताई जाती है। इसलिए आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग जो भी बच्चे यहाँ पे हैं, पढ़ाई को बहुत ही सीरियस लीजिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अगर पढ़े नहीं होते तो आज कितने दलित कॉलेज में होते, कितने दलित यूनिवर्सिटियों में होते। इसलिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, लेकिन पढ़ाई का मतलब सिर्फ गैस पे पलटने का मतलब नहीं है।
पढ़ाई का मतलब है कि आपके समाज की जो समस्याएं हैं उस समाज की समस्याओं को लिखना, उसके बारे में सही बात को रखना। एक आदिवासी लेखक हैं महादेव टोप्पो जी, उनसे एक बार मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं लेखक कैसे बना, कि मैं ऐसे ही मैगजीन कुछ पढ़ता था, बैंक में नौकरी करता था गया में, तो उनको कहीं कोई मैगजीन में कुछ खबर दिखी, किसी विद्वान का कथन मिला और किसी विद्वान ने कहा कि अगर आपको लिखने आता है, अगर आपको बोलने आता है और अगर आपके समाज की समस्या है और अगर आप खामोश रहते हैं तो आप अन्याय करते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, आपको लिखने आता है, आपको बोलने आता है, आपको पेंटिंग करने आता है, आपको गीत गाने आता है, आपको डांस करने आता है, आपको और कुछ बहुत कुछ आता है जो हम गैर आदिवासी लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग कला में निर्धन हैं। हम लोग आपसे चोरी करते हैं और फिर कहते हैं कि ये मेरा माल है। बेसिकली गैर आदिवासी जो है वो आदिवासियों का माल की चोरी करता है और फिर उस पर मालिकाना हक जताता है। कोई भी वाद्य यंत्र है, कोई भी गीत संगीत है, वो सब दलित और आदिवासी के यहाँ से ही निकला हुआ है, वो कोई सवर्ण समाज के यहाँ से नहीं निकला हुआ है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जो दिल पे गुजरती है उसको लिखिए, पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई का मतलब समाज को बदलने का होता है। और समाज कैसे बदलेगा? जब क्लासरूम की पढ़ाई और बाहर के पढ़ाई के बीच में सामंजस्य हो, जब आप जो सोचते हैं वही लिखते हैं और जो लिखते हैं वही करते हैं। बातें बहुत होंगी और मुझे लगता है कि बाहर और ज़्यादा बातें होंगी, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनकी भी बातें सुननी चाहिए। इसलिए आज इतना ही, किसी और दिन आपसे लंबी गुफ्तगू होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।